ये नजूल ज़मीन सरकारी है और ये 1857 की जब लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों से, तो उस समय जो हमारे उत्तर प्रदेश में लोग लड़ाई लड़े, जब अंग्रेज़ों ने फिर से उन पर कब्जा किया तो उनकी सारी ज़मीनें छीन ली और जो अच्छी जगहों पे प्राइम पोजीशन पे थी उसको नजूल कहा और जो आउटस्कर्ट्स में ज़मीनें थी उसको उन्होंने गवर्नमेंट स्टेट कहा। अब इसके प्रबंधन के लिए उन्होंने उस समय जो उनके अपने खैर ख्वाह थे जिन्होंने मदद की थी, उन लोगों काफ़ी लोगों को पट्टे पे दिया और भी लोगों को पट्टे पे दिया और पट्टे की शर्तों के साथ दिया। पट्टे की शर्तें ये थे कि अगर आप उसका उल्लंघन करेंगे तो ज़मीन फिर से वापस चली जाएगी। ये चलता रहा। इलाहाबाद में भी चूँकि यहाँ लड़ाई हुई थी और 13 दिन ये आज़ाद रहा अंग्रेज़ों से, तो यहाँ भी जो सिविल लाइन्स है, लूकरगंज है, आपका चौक में है, ये अशोक नगर है, ये शिवकुटी है, बैंक रोड है, इस तरह तमाम जगहों पे, अरेल है, इन तमाम जगहों पे नजूल लैंड थी जिसको पट्टे पे दिया गया था, अभी तक चल रहा था। लेकिन 1992 में जब बीजेपी की सरकार आई कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने इसके फ्री होल्ड का कानून बना दिया जिसका फ्री होल्ड किया जा सकता है। फ्री होल्ड किसके लिए किया जा सकता है? जो पट्टाधारी है या उसके उत्तराधिकारी है। लेकिन उसमें लोगों ने ज़्यादा कराया वराया नहीं। फिर 1998 में एक बहुत ही बीजेपी से संबंधित व्यक्ति थे, उनकी ज़मीन का मामला आया, उसमें उनके ऊपर तमाम जुर्माना लगा, तो पूरा नियम एकदम बदल दिया गया और उसमें ये माने बीजेपी ने ही फ्री होल्ड का कानून बनाया था हमारे कहने के मतलब, और इतना सस्ता कर दिया और उसमें पट्टेधारक और उनके उत्तराधिकारी, उनके द्वारा किए गए करार, इन सब को जोड़ते हुए अंत में उनको अपने सीमा में लाने के लिए उन्होंने कर दिया कि अगर पट्टा धारक किसी को नॉमिनी बना देता है तो उसके पक्ष में भी फ्री होल्ड कर दिया जाएगा। अब जब नॉमिनी वाला आ गया तो जो लोग पट्टे धारक थे उनमें तमाम लोगों ने नॉमिनी बना दिया। किसको? बड़े बड़े बिल्डर्स को। तो आप देख रहे हैं कि आज जहाँ पे नजूल ज़मीन जब एकदम पूरे कंक्रीट का जंगल खड़ा हो गया, लेकिन जो लोग उस पर पहले से बसे थे, अब उनसे आपसे कोई वैमनस्यता रही हो या नाखुशी रही हो, उन लोगों के पक्ष में नहीं किया, लेकिन बाद में उनके पक्ष में भी किया। ये चलता रहा और इस कानून के अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि जो बड़े बड़े लोगों को तो हो गया, एक प्लाट में मान लीजिए 4 एकड़ का प्लाट है, उन्होंने 2 लोगों को तो फ्री होल्ड कर दिया और जो उसी नियम के अंतर्गत उन्हीं शर्तों के अंतर्गत आवेदन किए थे उन लोगों का नहीं किया, लटकाए रहे। उसमें से बहुत से लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए कि अगर सबका हो हमारा भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, माननीय इलाहाबाद विश्व न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर आदेश भी किया, लेकिन उनका भी नहीं कर रहे थे। अब ये जो आदेश लाए हैं योगी जी के कार्यकाल में, तो बीजेपी से शुरू हुआ और योगी जी पे आकर अंत हो गया। अब इनकी ये पॉलिसी कि हम फ्री होल्ड नहीं करेंगे। जो नजूल लैंड है जिसका पट्टा एक्सपायर हो गया उसको हम ले लेंगे, जिसका एक्सपायर नहीं हुआ है वो तब तक चलेगा, लेकिन अगर उन्होंने उसमें जो शर्तें हैं उसका उल्लंघन किया है तो उसको भी ले लेंगे। तो एक तरह से ये जो है आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है कि आपने एक प्लाट पे एक कुछ व्यक्तियों को फ्री होल्ड कर दिया, दूसरे को नहीं किया। तो एक तरह से जो बीजेपी सरकार ने 1992 में कानून बनाया, फिर 98 में बनाया, लगातार चलता रहा और अब आके ये उसको वापस ले रहे हैं, तो एक तरह से ये उन लोगों के साथ दगा है। अच्छा, हम प्रयागराज की बात करें तो कितनी बड़ी आबादी इस कानून विधेयक से प्रभावित होगी? यहाँ पे लगभग 1200 एकड़ जमीन नजूल भूमि है। तो 1200 एकड़ भूमि में लोग बसे हैं, वो अलग अलग पट्टे दिए गए हैं। लगभग उसमें से समझिए 1/3 लोगों को फ्री होल्ड किया गया, बाकी जो है भी पेंडिंग है। तो जिन लोगों को पेंडिंग है इनको जो है उनको ज़मीन का फ्री होल्ड करना चाहिए। लेकिन 7 मार्च को ये जो कानून लाए हैं उसमें इन्होंने सब ज़मीन लेने की बात कही थी, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, उसमें बताया भी था। अब जैसे इस पर गरीब लोग रहते हैं, हर बंगले में तमाम गरीब लोग, उनके काम काज करने वाले नौकर चाकर पीढ़ियों से रहते चले आ रहे हैं। तो 1986 में PD टंडन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एक केस हुआ था जिसमें
कोर्ट ने कहा कि जो आप सब करिए रिन्यूअल वगैरह तमाम उसमें और बातें थी, प्राविधान था, लेकिन गरीब लोगों के लिए कहा था कि जो यहाँ पे आउट हाउसेस हैं उसमें जो सागर, उसको सागर पैसा कहते हैं आउट हाउसेस को, वो उसमें उनको भी जो है पुनर्वासित किया जाए, हटाया ना जाएगा जब भी कोई कानून बने। अब इस कानून जो ऑर्डिनेंस लाए थे उसमें नहीं किया था, लेकिन जब मैंने 22 मार्च को इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और न्यूज़ भी आई और टैग किया हमने अपर मुख्य सचिव आवास को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो उसमें इस अध्यादेश को जब ये पेश किया इन्होंने तो उसमें कमज़ोर वर्ग को शामिल कर दिया, लेकिन बाकी जो है अध्यादेश उसी तरह रहा है। तो ये एक तरह से संविधान का उल्लंघन है और खुद जो है जो कानून इन्होंने बनाया उसके साथ ये धोखा कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो हज़ारों की संख्या में गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं। क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनका तो लगभग हो गया है, ज़्यादातर मध्यम कमज़ोर वर्ग के लोग बचे हैं जिनकी ज़मीन जो है वापस लेना चाहते हैं। और ये सीधा सीधा जैसे बड़े बड़े ये इनका है कि विकास हो, सड़क विकास कर ही रहे हैं, ये पूंजी का भी विकास करना चाहिए, कल कारखाने लगाएं। तो कल कारखाने लगाने के लिए ठीक है आप लैंड एक्विजिशन करिए, उसके लिए एक्विजिशन एक्ट है, उसके अंतर्गत ले कीजिए, लेकिन उसको ना करके जो हमारे बड़े कारखानेदार को ज़मीन की भूख हो गई है, अभी तक रुपए पैसे की थी तो बैंक देता था, अथाह पैसा देता था, अब जो है ज़मीन की भूख को मिटाने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए ये कानून बनाया गया है। अच्छा, इससे कि सरकारी बिल्डिंगें भी तमाम ऐसी हैं जो नजूल की ज़मीन पे हैं, कौन सी सरकारी जो कार्यालय हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, सर्किट हाउस हो? ये सभी आपके जितने क्वींस रोड पे हैं, आपके एजी ऑफिस है, यहाँ तो मुख्यालय ही था, राजधानी थी ना ये, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एजी ऑफिस, सीडीए पेंशन, ये माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, यूपी बोर्ड, ये सब जो है उसी पे बसे हुए हैं। तो उसको खैर अभी जो इन्होंने कहा है कि उनको नहीं करेंगे, उनको नहीं लेंगे, उनको चूँकि वो लोक प्रयोजनार्थ है, लेकिन जो लोक प्रयोजनार्थ से हट के निजी हैं उनको ये ले रहे हैं। तो निजी मालिक को आपने ही वादा किया, आपने ही कानून बनाया, उन्हीं कानून के अंतर्गत उन्होंने आवेदन किया। अब आज आप अभी तक वो बेचारे ऐसे आशा में थे कल है हमारी ज़मीन, हमारा मकान होगा, हमारे बच्चे इस पे जो है आगे हमारा उनका भविष्य ठीक रहेगा, तो आप उसको एकाएक छीन ले रहे हैं। अब ये भगवान राम की सरकार है, राम राज कह रहे हैं योगी जी, तो राम राज में जब भरत जी मनाने गए उनको, रामचंद्र जी को चित्रकूट में कि आप वापस चलिए, तो उन्होंने खैर वापस जाने मना कर दिया और उनसे पूछा उन्होंने कि पिताजी ने जो कोई एग्रीमेंट किया है, कोई करार किया है, उसको तो आपने नहीं तोड़ रहे हैं, जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनको आप वेतन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, जनता प्रसन्न है कि नहीं है, उससे आप ज़्यादा कर तो नहीं वसूलते। वही उन्होंने भगवान राम ने उनसे कहा। तो आज ये जो भगवान राम की सरकार है वो वापस छीन रही है, तो ये बहुत ही गलत कानून है, काला कानून है, इसको इनको वापस लेना चाहिए। और जो जिन लोगों ने आवेदन किया है या जो इसके लिए इंटाइटल्ड हैं, पहले से रह रहे हैं, उनको जो है प्राथमिकता के आधार पे इनको लेना चाहिए। और हमको लगता है कि अगर सरकार संवेदनशील होगी, उसके दिल में गरीबों के प्रति भी हमदर्दी है तो निश्चित ही करना चाहिए, और नहीं तो इसका ये माना जाएगा कि जन विरोधी सरकार है, मानव विरोधी है और बड़े बड़े पूंजीपतियों की ये हितरक्षक है। सर, ये प्रयागराज में जिस तरह से नजूल भूमि को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, संसद विधानसभा में ये पारित भी कर दिया गया है, क्या पूरा मामला है? नजूल की लैंड क्या है और प्रयागराज में स्थिति क्या है? देखिए, 1857 में जिन लोगों ने अंग्रेज सरकार का विरोध किया, उनके खिलाफ हथियार लेकर खड़े हो गए और 10 दिन तक इलाहाबाद आज़ाद था। उनको परास्त करके, जन बच्चे को ख़त्म करके, उनकी जितनी भूमि और संपत्ति थी सब अंग्रेज सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने में समाहित कर ली। नाजी शब्द से नजूल है। जिन लोगों ने अंग्रेज़ों का 1857 में विरोध किया वही नाजी कहलाए, और उनकी संपत्ति जब छीन ली वही नजूल संपत्ति कहलाई। चूँकि इलाहाबाद में 1857 में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था और ये 8 गांव थे जो जिसमें आज सिविल लाइंस बसा हुआ है पूरा,
तो अंग्रेजों ने इसकी भौगोलिक स्थिति और महत्वपूर्ण स्थिति को जानकर यहाँ कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए पूरे भारत में अपना सेंटर स्थापित किया। और 8 गांव की भूमि तो पूरी तरीके से इन्होंने ले ही ली थी और नया शहर बसाया जिसे सिविल स्टेशन कहा गया। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ के विद्रोही थे उनकी संपत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी में समाहित कर ली गई, वो सब भी नजूल की लैंड कहलाई। अब जब बहुत विद्रोह हुआ, बड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के दमन का विरोध हुआ मानवता के आधार पर, क्योंकि इतना बड़ा नरसंहार कभी हुआ नहीं था, तो ये मामला यूरोप तक गया और उसके बाद महारानी विक्टोरिया को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। और 1 नवंबर को इसी इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, उनका पत्र पढ़ा गया और फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी संपत्ति जो नजूल की है वो संपत्ति अंग्रेज सरकार के पास चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन को चली गई, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को चली गई। फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो सारी संपत्ति जो महारानी विक्टोरिया के पास थी वो सारी संपत्ति चली गई केंद्र सरकार के पास और उसका जिले स्तर पर जिलाधिकारी कस्टोडियन होता रहा। जब नया शहर बसा 1857 में, सिविल स्टेशन, ये चूँकि उस समय रेलगाड़ी तो थी नहीं, तो पश्चिम उत्तर प्रांत की ये राजधानी इलाहाबाद को बनाया गया था और 1 नवंबर 1858 को देश की राजधानी इलाहाबाद बनी थी। और वो इसीलिए कि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, जल्दी से दिल्ली पहुंचना हो, जल्दी से उत्तर भारत में पहुंचना हो, जल्दी से पश्चिम भारत में पहुंचना हो, तो यहीं के जरिए आसानी से पहुंच सकते थे, इसीलिए इस शहर को बसाया गया। अब जब विद्रोह के बाद बहुत सारी संपत्तियां थी, सब नजूल की हो गई। नया शहर बसा तो अंग्रेज अपने साथ, चूंकि कलकत्ता प्रेसिडेंसी से सब गवर्न होता था उस समय भारत, अपने साथ अंग्रेज कलकत्ता से बहुत सारे बंगाली भाषी लेके आए, चूंकि अब उनको सत्ता का संचालन करना था। ये सत्ता का संचालन अकेले तो हो नहीं सकता था, उसके लिए टूल चाहिए, भारतीय चाहिए। तो भारतीयों को यहाँ के इलाहाबाद के या उत्तर भारत के भारतीयों पे विश्वास नहीं किया। जो कलकत्ता में भारतीय रहते थे और अंग्रेज सरकार का समर्थन करते थे, उनको अपने साथ यहाँ लेके आए। 1-1 एकड़ का बंगला बनाया, नया पूरी सारी चीज़ें बनाई और पूरा नया सिविल स्टेशन बसाया। इलाहाबाद पहले जो आज मेन शहर है वो मेन शहर नहीं था, पहले किले से लेकर यमुना के पुराने ब्रिज तक ये पुराना शहर था। इसके बाद ये नया शहर सिविल लाइंस और उसके आसपास का बसा है। तो इस तरीके से प्रयागराज की बसावट हुई और यही जो विद्रोहियों की ज़मीन थी, बागियों की ज़मीन थी, क्रांतिकारियों की ज़मीन थी, यही नजूल की लैंड कहलाई। अब सर, जिस तरह से नया विधेयक लाया है यूपी गवर्नमेंट ने, तो उससे कितना प्रभावित होगा यह शहर? देखिए, एक तो विद्रोह जितना बड़ा था, जितने बड़े संख्या में लोग शामिल थे, उतनी ही संपत्ति अंग्रेज सरकार के पास गई थी और क्रम के साथ ये भारत सरकार के पास चली गई। बहुत बड़ी आबादी, और जिसमें जिसे कहा जाए कि जो पट्टाधारक थे उन्होंने या तो बेच दिया बिल्डरों को, चूंकि बिल्डर इसका पूरा खेल कर रहे थे, उन्होंने छोटे छोटे लोगों से उनके अधिकार छीन लिए और एक जियो जारी किया गया कि अब नजूल की भूमि फ्रीहोल्ड तभी हो सकती है जबकि पूरा जो लैंड का एरिया है पूरा जब फ्रीहोल्ड होगा तभी होगा। तो करीब 60 साल 70 साल के बाद 99 साल की जो लीज हुई तो ठीक है थी, लेकिन अब 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, तो कहीं 4 सक्सेसर, कहीं 5 सक्सेसर, कहीं इससे ज़्यादा सक्सेसर हुए, उनमें वो अधिकार बटा। इसके साथ में अंग्रेजों ने जो बंगले बनाए थे उसमें आउट हाउस बनाया था। वो आउट हाउस में उनके कर्मचारी रहते थे, जिसे
बाद में इनको संरक्षण दिया गया कि भाई ये भी यहाँ रहते हैं। तो एक तरीके से एक बंगले के अधिकार के लिए कई सारे लोग खड़े हो गए। पहले गवर्नमेंट लाई थी कि जिसका पट्टा है वो अपना इसको फ्री होल्ड करा ले। बाद में उसी के साथ इन्होंने जोड़ा था कि अगर पट्टाधारक नहीं फ्री होल्ड करा रहा है तो कब्जा धारक जो है वो फ्री होल्ड करा ले। लेकिन इसको बाद में अमेंड कर दिया गया। किन कारणों से हुआ ये तो पता नहीं, ये तो नीति का सवाल है। लेकिन बाद में ये हुआ कि जब तक पूरा बंगला या वो भूमि का एरिया फ्री होल्ड के लिए अप्लाई नहीं होता, फ्री होल्ड नहीं हो सकता। कालांतर में उसका रेट भी बहुत ज़्यादा फ्री होल्ड का बढ़ा दिया गया। अब इसके कारण से जो लैंड माफिया था वो किसी एक का अधिकार खरीद लेता है और इसके बाद धीरे धीरे करके सारा अधिकार खरीदता है, धन बल के जरिए वो वहाँ पे काबिज हो जाता है और फिर एक बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ी हो जाती है। गवर्नमेंट के पास आज भी अपने सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि नहीं है, लेकिन वही सरकारी भूमि जो घूम के बिल्डरों के पास गई है वो उस पे आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं, मॉल बना है, सब चीज़ बन रहा है। तो इस तरीके से अब प्रभावित तो जब तक सर्वे न कहा जाए तब तक क्या कहा जा सकता है कितने लोग होंगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में नजूल की भूमि उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा संख्या में इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहते हैं यहीं पर है।